तो भूस्खलन पिछले वाले उसमें हमने आपदा से संबंधित भूकंप वाला जो विषय है वो पढ़ा था। अब इसके बाद अगर आप शुरू में देखोगे तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है उत्तराखंड में आपदा के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। अगला वाला हो गया भूस्खलन। अब देखिए जो भूस्खलन वाला जो कारण है, या मैं बोलूं ये वाला जो कारक है, ये एक प्रत्यक्ष कारक बहुत कम है। मतलब अपने आप ही भूस्खलन नहीं आ जाएगा, कोई ना कोई और एक गतिविधि होगी जिसके कारण उस गतिविधि के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधि भी साथ में शामिल हो जाएगी। अब देखो हमने बोला कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें 86% तो पर्वतीय क्षेत्रफल है और बाकी 14% औसतन मैदानी क्षेत्र है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होगा वो ढाल में होगा, और जो भी चीज ढाल में होती है, हिमालयी नवीन संरचना के रूप में हमारी जो चाहे मिट्टी की संरचना हो, चट्टानों उसके नीचे चट्टानों की संरचना हो, सब कमजोर है। और ऊपर से निरंतर कुछ ना कुछ भूकंप वगैरह आ ही रहे हैं अंदर अंदर, तो ये और कमजोर कर ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चट्टाने या मृदा का जो एक संरचना बनी हुई है ये निरंतर कमजोर होती रहती है। और ऊपर से फिर हमने देखा कि हिमालय होने के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं वो सारी हिमालय पे टकरा रही। अब ऊपर से बारिश हो गई है, बर्फबारी हो रही है, बादल फट रहे हैं, हिमानीकृत झीलें फट रही हैं, नदियां फट उफान पर जा रही हैं। ये सब कारणों से क्या होता है, मिट्टी की संरचना कमजोर होती रहती है, चट्टानें कमजोर होती रहती है। और फिर एक तीव्रता से गुरुत्व बल के कारण, कौन सा बल, गुरुत्व बल प्लस ढाल होने के कारण जो मिट्टी या चट्टानों की संरचना है वो नीचे खिसकने लगती है। तो एक तीव्रता है, एक गुरुत्व बल है जो नीचे खिसका रहा है, और एक ढाल रूपी संरचना है जो सतह को नीचे खिसकाती हुई जा रही है। और ये जो सतह के मिट्टी मलबा आदि का तीव्र गति से नीचे खिसकना, जिसके पीछे अत्यधिक बारिश हो सकती है, बादल फटना हो सकता है, हिमानी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ये सारे कारणों से जो गतिविधि होती है इसको भूस्खलन कहते हैं। तो परिभाषित करूं मैं भूस्खलन की, तो परिभाषित करने कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बल कौन सा है जो भूस्खलन में महत्व प्रदान करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण चट्टाने, मिट्टी या मलबा आदि जमीन का अचानक एवं तेजी से ढलान के अनुरूप खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। सिंपल है, परिभाषित करना इतना ज्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। यहां पर मुझे मुख्य कौन कौन से कीवर्ड चाहिए, एक तो मुझे गुरुत्व बल चाहिए, ऊपर से क्या चीज खिसक रही है, चट्टान खंड खिसक सकते हैं, मलबा खिसक सकता है, या जमीन का ही हिस्सा खिसक सकता है, तो खिसक क्या रहा है, और ये खिसकने की क्रिया बहुत तेज हो रही है, तो ये भूस्खलन हो सकते हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, यहां पर मैंने जब भूस्खलन के कारण लिख दिया है, और उसके बाद मैंने उत्तराखंड में भूस्खलन के प्रमुख कारण। भाई उत्तराखंड में कुछ इससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण भूस्खलन आए होंगे वो भी तो हमें मेन दृष्टिकोण से देखना होगा ना, क्योंकि आप देखो उत्तराखंड में जो भी क्वेश्चन आएगा ना लिखने के लिए, आपको कोई ना कोई घटनाक्रम का उदाहरण लिंक करना ही करना पड़ेगा। ये आप शुरू से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलो कि उत्तराखंड पीसीएस देना है, कोई भी मेंस का क्वेश्चन देगा उत्तराखंड से रिलेटेड, 2 पेपर है आपके उत्तराखंड के, बोलेगा भाई उदाहरण दो, ठीक है। उत्तराखंड वो कहेगा कि भूस्खलन को उत्तराखंड में भूस्खलन की परिभाषित करें, या किस प्रकार से भूस्खलन उत्पन्न होता है, भूस्खलन के कारण बताइए उदाहरण सहित। सर उदाहरण चाहिए ही चाहिए। तो भूस्खलन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो प्राकृतिक तौर से और दूसरी मानवीकृत तौर से। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति उत्पन्न कर रही है, जिसमें इंसान का कोई बहुत ज्यादा वश नहीं है, तो इसमें अतिवृष्टि हो गया, ठीक है, टॉरेंशियल रेन, बादल का फटना हो गया, क्लाउड बर्स्ट, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, हिमानी संचलन हो गया। हिमानी संचलन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ में आपके क्या लगे रहते हैं, ऐसे ग्लेशियर होते हैं। अब ये ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, खिसकते हैं, और जब ये खिसकते हैं तो अपने साथ पूरी चट्टान खंड को, मिट्टी के मलबे को चिपका के साथ में नीचे बहा करके ले जाते हैं। रैनी आपदा 2024,
इसी के कारण हुई थी, है ना, ग्लेशियर ही तो नीचे खिसका था। उदाहरण पांचवा, हिमानी झीलों का फटना। तो ये जो केदारनाथ आपदा है, धराली आपदा है, ये सब के पीछे ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधि लगाई जा रही कि इसकी वजह से भूस्खलन हुआ है। उसके बाद आता है मानवीयकृत घटनाक्रम। मानवीयकृत घटनाक्रम किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा तो खनन से हो रहा है। खनन करने से भूस्खलन कैसे होता है? जैसे समझ लीजिए ये पहाड़ है, आपने ये पहाड़ इतना खोद दिया और इसको यहां से यहां तक खोखला बना दिया, तो ये जो ऊपर की चट्टान है और नीचे की चट्टानों के बीच की जो जो भूस्थैतिक जो बल है वो कमजोर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है यहाँ की चट्टान खिसकने लग जाएगी और यहाँ की भी खिसकने लग जाएगी, तो खनन हो सकता है। वनों का ह्रास, पेड़ों को काटने के कारण वनों का ह्रास हो रहा है और वनों के ह्रास से भी भूस्खलन हो रहा है, ये भी बहुत कॉमन चीज है। बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, जड़ें कहाँ तक है? नीचे नीचे तक। अब आपने ये पेड़ काट दिए, समझ लो अगर आपने ये पेड़ काट दिए तो इसकी जड़ें भी क्या होगी? खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और जड़ें कमज़ोर हो जाएगी तो ये ऊपर की मिट्टी की संरचना क्या है? ये कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण ढाल के अनुरूप ये खिसक के नीचे चलने लग जाएगी। और ख़ास तौर पर उस टाइम पर ये ज़्यादा होती है जब मिट्टी की संरचना के अंदर जो दरारें होती हैं उसके अंदर पानी भर जाता है, मिट्टी भारी हो जाती है, तो वो और ज़्यादा पानी, क्योंकि पेड़ तो है ही नहीं ना होल्ड करने के लिए, निकल गया जी। तो वनों का ह्रास और अत्यधिक निर्माण, बहुत ज्यादा निर्माण करने से भूस्खलन का उदाहरण कौन सा है बताओ? देखो इसका उदाहरण अभी का अभी मैं बता रहा हूं, जोशीमठ। जोशीमठ इसका उदाहरण है। हिमानी झील वाले का आप कौन सा लगा लो? केदारनाथ। और अब बिल्कुल हाल वाला लगाना है तो धराली। बहुत उदाहरण है, करंट के साथ आप बहुत उदाहरण जोड़ोगे, ठीक है। पढ़ते वक्त देखो मैं उदाहरणों को ना मौखिक बता देता हूं, इसलिए बता देता हूं क्योंकि कई चीजें हमने आगे मेंस जब लिखते हैं, पूरा आंसर लिखते हैं, तो वहां पर कई बार क्या होता है कि एक साथ में लिखूंगा तो खिचड़ी भी पक जाती है। तो ये सारे कारण है उत्तराखंड के अंदर भूस्खलन के। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड में यूं तो आए दिन हर साल भूस्खलन हो रहा है, कहीं ना कहीं पर हो ही रहा है, और ये पिछले 4-5 सालों के अंदर खासतौर पर केदारनाथ आपदा के पश्चात तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इस बार तो आप गिन नहीं सकते कि आप कितनी जगह पर कितनी बार भूस्खलन हुआ, गिन ही नहीं सकते हम। बड़ी से बड़ी ऐसी घटनाक्रम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां जान मान का नुकसान हुआ है वो धराली की आपदा है। तो अभी हाल ही का तो नया नया जो जख्म हमारे सामने भूस्खलन का है वो है धराली। उसके पीछे जो पुराना जो जख्म है 2013 का केदारनाथ की आपदा, और एक 1880 का नैनीताल का जो भूकंप अंग्रेजों के जमाने में जब उन्होंने आंकड़ा किया था, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित माना जाता है। तो उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये दो तो हैं ही ना, और इन सब में से अभी तक की सबसे खतरनाक आपदा आई है 2013 वाली, है ना। और हो सकता है इस बार धराली का भी आपदा आ जाए, अगला जो मेंस आप दोगे तो उसको लेकर के पूछ सकता है वो, है ना। तो ये तो तब इसकी डिटेलिंग तो हम अब देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी बात होगी तो ये थोड़ा पीछे लिखना जरूरी है, मेंस में सवाल आ सकता है। यहाँ नोट के तौर पर मैंने ऑलरेडी एक बात लिख दी है कि यूं तो उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक वर्ष भूस्खलन होते रहते हैं, और कुछ प्रसिद्ध जगहें भी हैं, जैसे आपने NH58 में, जैसी आप NH58 में देहरादून से श्रीनगर क्रॉस करते हो, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ जाते हो, तो बीच में एक जगह पड़ता है कलियासौड़, जहां सिरो बगड़ भी बोलते हैं हम उस जगह को। तो जो सिरो बगड़ कलियासौड़ में पड़ता है वो क्या है? एक निरंतर भूस्खलन क्षेत्र बन चुका है आज की डेट के अंदर, निरंतर भूस्खलन क्षेत्र है। तो वहां उससे बचने के लिए अभी एक वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है रुद्रप्रयाग से, जो पुल अभी कुछ टाइम पहले लचक गया था, टेढ़ा भी हो गया था, देखा था आप लोगों ने न्यूज में भी, वो पुल निर्माण कंपनी का वो पुल सिरो बगड़ से ठीक पहले ऐसे जा रहा है, वो आगे के उसमें वो पुल लटक गया था। फिर एक रुद्रप्रयाग टनल के पास एक पुल बनाया था, वो पुल नीचे ढह गया था, और सिरो बगड़ वाला जो पुल है वो पुल टेढ़ा हो गया था, मतलब उसका अलाइनमेंट ही टेढ़ा हो रखा है। भाई पुल बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो भैया? उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड में अब जो जा रहा है ना, ये जो नए नए पुल बन रहे हैं, चार धाम मार्ग पे जो नया नया निर्माण हो रखा है, और जो ये रेलवे टनल भी बन रही है, भाई साहब कफन लेकर के जा रहा हो, जाएगा जब भी जाएगा,
क्योंकि बनाने वालों का तो कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो सब कमा कुमू के बड़े शहरों और विदेशों में होंगे। इसका जो उपयोग कर रहा होगा ना दैनिक गति, दैनिक आधार पर, वो दैनिक आधार वाला फंसेगा इनमें। और फंस भी रहे हैं, देखिए कितने भूस्खलन जो ये हो रहे हैं, ये अनियमित और अमानवीय तरीके से, जो गैर साइंटिफिक तरीके से जो निर्माण हो रहा है। हालांकि इसमें भी साइंस लगा रहे होंगे वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये साइंस लगाई जा रही है जरूरत के अनुसार, सरकार के अनुसार। ये साइंस इसलिए नहीं लगाई जा रही कि परिवर्तन मतलब सततता लेकर के आई जाए। ये हमारी जरूरत है तो हम कर रहे हैं इस चीज को। अब आता है 2013 में केदारनाथ आपदा से रिलेटेड एक बड़ा टॉपिक है सर, केदारनाथ आपदा। ये विषय, केदारनाथ आपदा का ये जो विषय है, इस विषय को हम लोगों ने केवल एक विषय के तौर पर नहीं समझना है। इससे रिलेटेड इतने पॉइंट होंगे कि आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हो, अपने इंटरव्यू में उपयोग कर सकते हो, या आपसे वो पूछ सकता है इसको लेकर के। हो सकता है कि कुछ प्रत्यक्ष तरीके से आप इन शब्दों का शब्दावलियां जो यहाँ पढ़ोगे वो यूज करोगे, कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ जैसे धराली की आपदा से भी कुछ तकनीकी शब्द यहाँ पढ़ोगे जो वहां भी जोड़ सकते हो, जो हम लिंक करके जान सकते हैं। तो मैंने केदारनाथ की आपदा को लेकर के 6 विषयों में खंडित कर रखा है ये पूरा का पूरा टॉपिक। पहला तो हो गया एक एक समूचे तौर पर केदारनाथ आपदा को कंक्लूड करके मैंने कुछ उसके परिचयात्मक तथ्य लिख दिए, यानी इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स जिसे मैं बोल सकता हूँ। तो कब आया, कहाँ आया, कौन सी नदी में आया, किधर ग्लेशियर फटा, ये वो बादल फटे, ये सब देख लेंगे। उसके बाद अलग से, क्योंकि देखिए केदारनाथ आपदा को लेकर के जो मुख्य नदी है वो मंदाकिनी नदी थी, जो जिसके मार्ग क्षेत्र में उसने तबाही मचाई है। लेकिन इसके अलावा भी उससे जुड़ी हुई जो गाढ़ गदेरे थे और अगल बगल की जो नदियां थी वो भी प्रभावित हुई। तो कौन कौन सी नदियां थी जो इस क्षेत्र केदारनाथ आपदा के समय में प्रभावित हुई, और फिर कौन कौन से जिले हैं जहां ये केदारनाथ आपदा का प्रभाव, प्रकोप देखने को मिला है। उसके बाद चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा, तबाही का मूल्यांकन। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मेंस के लिए, तबाही का मूल्यांकन, क्योंकि इसके अंतर्गत वो एजेंसियां होंगी जो मूल्यांकन कर रही होंगी, कोई डेटा होगा, कोई सांख्यिकी होगी, उन संख्या का हम इस्तेमाल करेंगे कि इतने भवन नष्ट हुए, इतना लोगों की मतलब आकस्मिक निधन हुई मलबे में, या जो भी एक सरकारी आंकड़ा होता है उसका मूल्यांकन हम करेंगे। और धनराशि के रूप में जो नुकसान हुआ है उस सारा का ब्यौरा यहां पर नोट करना पड़ेगा, ताकि ये जान पाएं कि वर्तमान में सबसे बड़ी आपदा ही ये क्यों है। इसके बाद आपदा का प्रभाव क्या होता है। जब भी कोई आपदा आती है, भयंकर आपदा, जैसे अभी धराली में आपदा आई है, तो आपदा क्या आई, क्या मूल्यांकन हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो तो आपदा है, लेकिन उसके बाद लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, वहां के लोगों के क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, अनेक रूपों से आप अपने प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हो। हालांकि कुछ 2-4 दिन के लिए होता है, उसके बाद सब ऐसे ही हो जाते हैं। ऑपरेशन सूर्य होप, ये वो ऑपरेशन था, वो एक कार्यक्रम था जिसके तहत केदारनाथ आपदा में जो भी क्षति हुई है, जो रेस्क्यू, बचाव कार्य, राहत कार्य, ये सब जो चला, विनिर्माण कार्य, ये सब जो उस समय मौके पे चलाया गया, वो ऑपरेशन सूर्य होप के नाम से चलाया गया था। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उससे संबंधित ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन राहत। अब ऑपरेशन सूर्य होप और ऑपरेशन राहत में क्या अंतर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं केदारनाथ की आपदा। सबसे पहले तो देखो, ऐसा कुछ 1 जून 2013, केदारनाथ बहुत ही शांत घाटी, मगर पूरी घाटी मंदाकिनी नदी के मार्ग क्षेत्र में, पूरी घाटी। हाँ, कई सौ सालों से मंदाकिनी नदी ने अपने मुख्य मार्ग क्षेत्र को अपर्दित करके, लंबवत अपर्दित करके, नदी यहां पर थोड़ी गहरी हो चुकी थी। तो ये उठा हुआ जो क्षेत्र है, घाटीय क्षेत्र, जहां पर कई सौ साल पहले मंदिर का निर्माण किया गया था, उसके आसपास कुछ पंडे पुजारियों ने कभी कभी तीर्थयात्री रुकने के लिए एक आध झोपड़ी बना रखी थी। 1970-80 के बाद झोपड़ियां थोड़ी सी ज्यादा बनने लग गई, और मूल रूप से 1999 के बाद, जब से हम आजाद उत्तराखंड बने हैं, तब से इसकी जो तादाद है विनिर्माण की,
हमें अपने आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, लोगों की विकास, लोगों की आय, इन सब के चक्कर में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा दिया, तीर्थ को नहीं, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा दिया। और लोगों की आस्था, मीडिया का आना, सोशल मीडिया, तमाम तरीके की चीजों से जाहिर सी बात है कि हम इस क्षेत्र में लोगों की व्यवस्था को, की मांग को पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, हम करते जा रहे थे। और उसके बाद जो 16 जून को आया, वो भयावह दृश्य आपके सामने है। आप देख लीजिए क्या हाल हो रखे है। मंदिर के ऊपर तक पानी गया है, क्योंकि इसे एक हिमालयन सुनामी की नाम भी दिया गया है। और सुनामी शब्द जब आप ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो सुनामी शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये जल है, ये समुद्र है, और ये आपका तट है। और समुद्र पे रोज ऐसे ऐसे जल ऊपर नीचे होता है, मगर यहीं तक पानी आता है। किसी दिन किसी कारणवश तट की लहरें इतनी आ जाए कि तट के अंदर तक तबाही मचा दे, इस ऊंची ऊंची समुद्री लहरों को बोलते हैं सुनामी, जो कि एक जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है बंदरगाह की ऊंची ऊंची लहरें। क्योंकि जापान में भूकंप के कारण, पानी में जो समुद्र में भूकंप आता है उसके कारण ये लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है, तो वहां ये शब्द बहुत आम बात है। इसलिए इसको क्या कह दिया है, हिमालयन सुनामी। सुनामी जब आती है तो मंजर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और वैसा ही मंजर हमें केदारनाथ आपदा में देखने को मिला। तो ये एक तरीके से क्या है, एक कैसा हमने क्या कर दिया इसको, हाँ, लिंक कर दिया हमने घातक आपदा को के साथ जोड़ने में। आपदा की तिथि थी 16 और 17 जून, लेकिन मेन जो आया था वो सुबह 16 जून को आया था 6:30 बजे। आपदा के मुख्य कारण क्या थे? कुछ लोगों ने बोला साहब ऊपर बादल फटा है चौखंबा और सुमेरु पर्वत के आसपास। कुछ लोगों ने बोला साहब क्योंकि बादल इसलिए फटा क्योंकि अतिवृष्टि हुई है, तो अतिवृष्टि हुई तो बादल फट गया, बादल फटा या अतिवृष्टि हुई। और कुछ लोगों ने बोला, जो कि एक नया शब्द था हम लोगों के लिए, भूवैज्ञानिकों के लिए और आपदाविदों के लिए भी, और वो शब्द था हिमानी झीलों का फटना, जिसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहते हैं, ग्लॉफ। अब ये जो हिमानी झीलों का फटना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर पहले तो कौन कौन सी हिमनद है जो जो झीलें बना रही है। हिमनद ग्लेशियर कौन कौन से हैं, वो पिघल करके कैसी झील का निर्माण कर रहे हैं, और वो झील कौन सी है, वो फटी कैसे है, पानी किधर को गया, ये सारी की सारी चीजें। और गर्मियों के टाइम पर सर हिमानी भी एकदम से नहीं पिघलते सर, बारिश ज्यादा होती है तो तभी तो पिघलती है ना। आप बर्फ के ऊपर बार बार पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, तो बर्फ पिघलता कि नहीं पिघलता है, गति तेज हो जाती है ना। तो ये 3 सबसे प्रमुख शब्दावली हमें याद रखनी है, जो हमने कारण में याद रखने हैं। इसके पश्चात सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, ये मैंने मूल्यांकन करा है, अभी मैप नहीं है, इसके आगे की स्लाइडों में पूरा सब कुछ, मतलब एक एक चीज ऊपर सुमेरु पर्वत से लेकर के कंपेनियन ग्लेशियर, उसके नीचे चौराबाड़ी ग्लेशियर, उसके नीचे चौराबाड़ी झील, उसके बाद सीधे नीचे केदारनाथ, ऐसे करते करते फिर गौरीकुंड, रामबाड़ा, गौरीकुंड, ये सब करते करते सीतापुर, रुद्रप्रयाग तक में मगस्त मुनि तिलवाड़ा से यहाँ तक लेकर के आऊंगा मैं पूरी बाढ़ को। ऋषिकेश तक लाना होगा तो वहां भी ले आएंगे। जो इसमें सबसे प्रभावित क्षेत्र थे वो थे केदारनाथ घाटी, इसको हम लोग मैप पे देखेंगे। इसके बाद मंदाकिनी घाटी, इसको भी हम लोग मैप पे देखेंगे। हालांकि मंदाकिनी घाटी के साथ साथ पीछे अलकनंदा घाटी है, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला था। और मूल रूप से हमारे जो चारधाम मार्ग है वो प्रभावित हुए थे, है ना भाई। बद्रीनाथ वाला भी उधर ही से जाता है और केदारनाथ वाला भी उधर ही से तो जा रहा है ना। यहां पर क्योंकि एक स्लाइड अलग से नदियों का आएगा आगे, कि इसमें आप थोड़ा नदी तंत्र का भी आपको आइडिया हो जाएगा, कि जैसे मान लो ये पहाड़ जा रहा है, तुंगनाथ वाला पहाड़, तो तुंगनाथ वाला जो पहाड़ जाता है ना, इसके इस तरफ अलकनंदा वाला क्षेत्र है और इस तरफ है आपका मंदाकिनी वाला क्षेत्र। तो यहाँ केदारनाथ इधर है, बद्रीनाथ इस तरफ है, समझ लो। तो घाटी का इधर भी और इधर भी, पर मेन रूट ये था जो प्रभावित हुआ। डायग्राम से देख लेंगे सर। मंदाकिनी नदी, थोड़ा सा परिचय मंदाकिनी का यहां पर देखते हैं, बाकी नदी तंत्र में और देखिएगा। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है ठीक केदारनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी झील से। कहां से होता है इसका उद्गम? चौराबाड़ी झील से इसका उद्गम होता है।
और ये केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने से प्रवाह करती है और रुद्रप्रयाग में इसका संगम हो जाता है कौन सी नदी के साथ? अलकनंदा के साथ। ठीक है, तो पंचप्रयाग में एक भी है। बाकी देखिए कई कई चीजें क्या होती है ना नदियों को लेकर के, जैसे हमारा जो एक प्राचीन इतिहास होता है, हर नदी का कोई ना कोई एक 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 प्राचीन, आप ये कह लीजिए कि गाथा या कथा होगी। हर नदी के बारे में नहीं जानना जरूरी है, कुछ मेन मेन नदियां हम लोग जरूर देख लेंगे। ये है आपकी केदारनाथ आपदा। ठीक है, नहीं मैं हमारे पास है। केदारनाथ आपदा से रिलेटेड पहले मैं नदियों के पास आऊं, एक आपको एक हल्का सा झलक दिखाता हूं मैप का, आप इस मैप पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये है घाटी पूरी, ऐसे वाला क्षेत्र। ठीक है, ये तुंगनाथ वाला बेल्ट जा रहा है और ये जो केदारनाथ के पीछे उत्तरकाशी की तरफ वाला बेल्ट। आप यहां वाले मैप पर अगर आप देखोगे तो ये है आपकी मंदाकिनी नदी, ये जो यहां से ऐसे आ रही, देख रहे हो ये। ठीक है, ये है जगह। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर इसके पीछे है, पीछे गंगोत्री ग्लेशियर, इधर खतलिंग ग्लेशियर और यहां पर चौड़ाबाली ग्लेशियर है। अब एक घाटी ये वाला क्षेत्र है, ये तुंगनाथ वाला एरिया ये है, ऐसे उठा हुआ है समझ लो, ये मोटा मोटा ऐसे एक पहाड़ है और एक पहाड़ ऐसे ऐसे, देख रहे हो? इस पहाड़ के इधर मंदाकिनी है, इसके इधर भिलंगना नदी है। देखो ये भिलंगना दिख रही है ना, तो ये भिलंगना है, फिर ये पहाड़ आ गया, फिर उसके बाद इधर मंदाकिनी घाटी, फिर पहाड़ आगे, फिर हो गया अलकनंदा। हाँ हाँ, आप गूगल में 3D करोगे ना आपको ऐसे दिखेंगे ये। मैं तो क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 3D व्रीडी, अब मेरे तो खैर छप गई चीजें ज्यादातर क्योंकि बहुत यूज करता हूँ। तो यहाँ पर है ऊपर एक पर्वत, यहाँ पर। ठीक है, एक पर्वत है जो मेन है सुमेरु पर्वत। कौन सा? सुमेरु पर्वत। और उसी के साथ साथ यहाँ पर चौखंबा पर्वत भी है। कौन सा? चौखंबा भी है। इनके यहाँ पर 2-3 ग्लेशियर है ऐसे, अभी मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। 2-3 ग्लेशियर है यहाँ पर सुमेरु के नीचे, समझ लो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 2 ग्लेशियर है। सबसे ऊपर कंपेनियन ग्लेशियर है और उसके बाद नीचे है चौराबाड़ी ग्लेशियर। और जैसी चौराबाड़ी ग्लेशियर और कंपेनियन का दोनों का पानी पिघलता है तो यहाँ पर एक झील बनती है हिमानी के पिघलने से। इस झील का नाम है, क्या नाम है इसका? चौराबाड़ी झील, या इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं, क्योंकि 1948 के अंदर गांधी जी की हत्या के बाद गांधी जी की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई थी, ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का, तो इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर भी बोला जाता है। यहां से फिर पड़ाव आता है केदारनाथ मंदिर का, तो एक मंदिर याद रखना है आपने इस आपदा में। और उसके बाद फिर नीचे आते 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 जो सबसे बड़ा पड़ाव था यहाँ पर रामबाड़ा, सारा रामबाड़ा उजड़ रखा है, पूक रामबाड़ा है ही नहीं। मतलब लोग जो बताते हैं ना कि पहले और आपकी ऐसे लाइनें लगी रहती थी दुकानों की, घोड़े खच्चरों के, वो जो टेंट टूंट बने रहते थे, ये और वो, एक चीज नहीं है अवशेष वहां पर रामबाड़ा, और बहुत संकरी जगह थी वो। तो रामबाड़ा पहली जगह थी जहां नुकसान। उसके बाद रामबाड़ा के नीचे आता है गौरीकुंड। ठीक है, ये रहा रामबाड़ा। हालांकि रामबाड़ा से नीचे जंगल चट्टी भी है। अभी मैं आपको नया रूट भी दिखाऊंगा, पुराना नया रूट वगैरह ये सब भी दिखाऊंगा ना। तो यहाँ से नीचे आता है जंगल चट्टी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोनप्रयाग, नीचे यहाँ पर सोनप्रयाग, और ये पार्किंग आपकी अभी सीतापुर के अंदर है, सीतापुर। उसके बाद फिर ये तो आ गया, फिर उसके बाद आ जाता है अगस्त मुनि, उसके बाद आ जाता है आपका तिलवाड़ा, और उसके बाद सीधे आ जाते हो आप कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। तो ये मैंने रुद्रप्रयाग तक का मेन अभी फिलहाल ये ट्रैक रूट बताया है। मेन है कहां तक का? यहां से नीचे तक का। ये है केदारनाथ आपदा में कुछ मुख्य जगह हैं जहां पर ये आपदा का क्योंकि ये नदी का फ्लो है। कौन सी नदी का फ्लो है? ये मंदाकिनी नदी का फ्लो है रुद्रप्रयाग तक का, आप ये समझ लो। यहाँ इन शहरों से होकर के ये इनके नीचे नीचे कस्बों से आओगे। कभी जैसे अभी कोई जाता है ना, अभी भी देखता है ना, तो वो जो कटाव है, अब तो कई जगह पे घास घूस वगैरह भी लेकिन कटाव देख करके ही लोगों की हालत खराब हो जाती कि कितना ऊपर तक पानी आया था। और जैसे जैसे ये नीचे आते हैं ना, हम यहाँ से, ये जो गुरैया जगह है ना, यहाँ से ये नीचे आते हैं ना यहाँ गौरीकुंड तक, तो घाटी ऐसे है संकरी, ऐसे खुली भी नहीं है,
ऊपर केदारनाथ में तो घाटी खुल जाती है, नीचे आते आते ये बहुत ज्यादा संकरी हो जाती है। हाँ उतना फैलाव नहीं है बट है। आप ये लगा लो मेरे ख्याल से बद्रीनाथ से ज्यादा खुला है केदारनाथ घाटी के तौर पर, जहां पर केदारनाथ है मतलब। लेकिन हाइट बहुत ज्यादा है, तापमान, फिर वहां तक जो क्षेत्र पड़ते हैं पहाड़ी इलाकों के वो काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से देख लो ना, रोड भी अभी तक कहाँ गई है वहां पर, रोड आपकी लास्ट कहाँ तक है, ये तो है सोनप्रयाग सीतापुर यहीं तक है बस, इसके आगे रोड थोड़ी है। रोड ऐसे वैसी बना रखी है मगर गाड़ी का कोई वो आगे वो नहीं है। तो ये सारा फिर अब कल देखेंगे इसकी डिटेलिंग।